हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। हम एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं आज, तनाव और समय प्रबंधन, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, BPAS 186। ठीक है, यस। ये जो पेपर मैं डिस्कस करवा रही हूँ ना, इसकी एक ख़ास बात ये है कि इस पेपर में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी सारे के सारे रिपीट हुए हैं जून 2024 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब तुम समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन पेपर कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस पर वीडियोस बनाएंगे, आंसर्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट, तनाव की अवधारणा और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तनाव की अवधारणा मतलब तनाव क्या है वो बताना है और उसकी प्रकृति, उसके स्वरूप बताने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमें जो है परिभाषा लिखनी है कि तनाव होता क्या है। तनाव ना एक ऐसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तनाव ऐसा नहीं है कि हम अलग से हम सोच के बैठते हैं चलो आज तनाव फील करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये एक स्वाभाविक है, नेचुरल प्रतिक्रिया, एक रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो हम तब फील करते हैं जब हमें किसी तरह का कोई दबाव महसूस होता है। ठीक है, या किसी तरह की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, या फिर किसी तरह का डर अगर हमें होता है तब हम जो है तनाव का शिकार होते हैं, टेंशन हो जाती है हमें। ये एक तरह का एक अंतर्द्वंद चलता है मन में और भावनाओं में। जब ये मन और भावनाओं में जब अंतर्द्वंद चलता है ना, ठीक है, तब क्या होता है, असंतुलन पैदा होता है, इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस करता है तनाव, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होती है, हमारी कार्य क्षमता। तनाव में कोई कैसे काम कर सकता है ना। जब तनाव होगा, दिमाग में टेंशन होगी तो काम हम वो प्रॉपर ढंग से कर ही नहीं सकते, तो कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। और जो कुछ तनाव इस तरह के होते हैं जो कुछ पॉजिटिव वे में भी होते हैं, बट मोस्टली जितने भी तनाव होंगे वो नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, अब तनाव की अवधारणा की हम बात कर लेते हैं। अवधारणा क्या होती है, देखो तनाव जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं ना, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति क्या दबाव महसूस करता है, चुनौती महसूस करता है, या किसी तरह के खतरे को महसूस करता है। ठीक है, अनुभव करता है इस चीज़ को। और ये एक शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया होती है जो शरीर के किसी भी अपनी बॉडी को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार कर रही होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कोई किसी चीज़ का ख़तरा हम फील करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक तरह से रेडी कर रही होती है, क्योंकि हम उस वक्त जो तनाव में महसूस कर रहे होते हैं ना, तो एक तरह से वो उस तनाव को हम एक टेंशन ना लेके हम कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी कर रही है, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। हमारी बॉडी उस खतरे का या उस दबाव का जो भी है टेंशन है, उसके लिए ना दिमाग तेज़ी से चल रहा होता है। दबाव तो होता है हमारे दिमाग पर, स्ट्रेस होता है, लेकिन उसके साथ साथ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रही होती है हमारी बॉडी। और तनाव के कारण ही ना जो हमारी बॉडी है उसमें कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करती हैं जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं। ठीक, कोर्टिसोल बोलते हैं। ये रिलीज़ होता है जब हम फील कर रहे होते हैं ना, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग में से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज़ होता है जो जो हार्ट बीट होती है ना, हमारी हार्ट बीट और हमारा जो BP है, ब्लड प्रेशर, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, जब तनाव में रहते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है, बहुत तेज़ से धड़क रहा होता है, और जो BP है, वो जो हमारा रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, इसी की वजह से, तनाव की वजह से। ठीक है, अब इसकी जो प्रकृति की बात कर लेते हैं। प्रकृति, तनाव की प्रकृति को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला है यूस्ट्रेस। ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यूस्ट्रेस जो स्ट्रेस है ना, वो हम तब फील करते हैं जब हम
जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अभी तुम लोग थोड़ा सा तुम भी स्ट्रेस में चल रहे हो। किसी एग्ज़ाम के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं या किसी गेम में अगर हमें पार्टिसिपेट करना है, कर रहे होते हैं और उसको हमें जीतना होता है, भाग लेना होता है, तो उस टाइम ये जो यूस्ट्रेस है ना, ये वाला तनाव जो है ये हमें प्रेरित करता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव स्ट्रेस बोला जाता है। और प्रेरित करने के साथ साथ हमारी कार्य क्षमता को ये बढ़ाता है। ठीक है। सेकंड है डिस्ट्रेस। ठीक है। डिस्ट्रेस क्या होता है? ये एक नेगेटिव वाला तनाव है जो नेगेटिविटी लाता है हमारे बॉडी में, नकारात्मक भावनाएं लाता है जो हानिकारक होता है। ठीक है। और जो ये इसका जो नुकसान होता है सबसे बड़ा वो ये है कि हमारे शरीर में जितनी भी नकारात्मक भावनाएं होती हैं उनको ये जन्म देता है। ठीक है। जैसे किसी चीज़ का डर है ना, नौकरी छूट जाने का डर, बीमार हो जाने का डर कि ये करूँगा तो मैं ये ना कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, या फिर जो रिलेशनशिप्स होती हैं। ठीक है। रिलेशनशिप्स में जो समस्याएं आती हैं, तो जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं ना, तब जो चीज़ें सकारात्मक होती है हमारे साथ वो भी इसकी वजह से नेगेटिव वे में चल जाने लगती हैं। जैसे डर हो गया किसी चीज़ का कि कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ या मेरे घर वाले ना बीमार पड़ जाएं। और रिलेशनशिप की बात करें कि पता नहीं कहीं मैं हमारा रिलेशन ख़राब ना हो जाए या कोई किसी को छोड़ के ना चला जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये डिस्ट्रेस के कारण होती हैं। अब तनाव के जो रीज़न है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, तनाव के क्या क्या कारण होते हैं। तो तनाव को मैं यहाँ पे 4 भागों में विभाजित कर रही हूँ। एक तो होता है व्यक्तिगत, पर्सनल तनाव। पर्सनल तनाव में क्या होता है? नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, लग गई तो कहीं छूट ना जाए, उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है। ठीक है। और चलो पहले व्यक्तिगत की बात कर लेते हैं। हम कार्य वाले में स्टार्ट कर दिया था मैं। व्यक्तिगत में हम बात करेंगे कि जैसे धन से संबंधित, वित्तीय समस्याएं हो गई, रिश्तों से संबंधित, पारिवारिक तनाव है ना, हर फैमिली में होता है ना, थोड़ा बहुत टेंशन चल रही होती है, वही व्यक्तिगत। पर्सनल जो जितनी भी टेंशन्स होती हैं। कार्य से संबंधित वही कि नौकरी ना छूट जाए, काम का ज़्यादा बोझ, समय सीमा, किसी ऑफिस में समय से ज़्यादा काम लिया जाता है, कहीं ओवर वर्किंग भी करवाई जाती है, तो उससे भी स्ट्रेस आता है। पर्यावरणीय तनाव जैसे प्रदूषण हो गया, ठीक है, शोर, भीड़, ये सारी चीज़ें, इनसे भी तनाव होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको पोल्यूशन बर्दाश्त नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शोर नहीं सुहाता है। भीड़ से जो लोग डरते हैं, जैसे मुझे भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता, मैं आई फील एग्जर्शन, तो मैं भीड़ से बचती हूँ। तो एक है शारीरिक तनाव। शारीरिक तनाव में जैसे बीमारी हो गई, कोई चोट लग गई, नींद की कमी, नींद नहीं आती लोगों को, है ना, तो ये कुछ तनाव होते हैं। अब इसके प्रभाव थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि अवधारणा, प्रकृति और अगर प्रभाव भी आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो वो भी मैं यहीं पे करवा रही हूँ। अगर प्रभाव भी पूछ लिया जाता है तो भी आप आराम से लिख पाओगे। तनाव के प्रभाव: शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, व्यवहार संबंधी प्रभाव। शारीरिक प्रभाव में क्या आएगा? जैसे हृदय रोग, हाई बीपी, ठीक है, पाचन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, डाइजेशन से संबंधित, और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। शारीरिक प्रभाव का मतलब होता है कि जब तनाव होता है तो तनाव की वजह से जो हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, बीपी बढ़ता है, जितनी भी डाइजेशन की समस्याएं होती हैं वो बढ़ती हैं, और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। मानसिक प्रभाव में जो इसके रिजल्ट निकलेंगे वो इंसान जो है हर वक्त टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, अवसाद, कुछ ना कुछ बीमारी रहेगी, कुछ ना कुछ डर लगा रहेगा हमेशा, चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा नेचर में, और फोकस जो होता है ना, एकाग्रता, उसकी कमी हो जाती है। तो ये मानसिक प्रभाव होते हैं। व्यवहार संबंधी प्रभाव, व्यवहारिक इसमें आप बताएंगे नींद की कमी, नींद नहीं आएगी, ये भी व्यवहार में ही आ जाती हैं चीज़ें।
फिर कई बार आदमी जब टेंशन में होता है तो भोजन ज़्यादा करता है, ज़्यादा खाने लगता है। उसको पता नहीं रहता कि वो ज़्यादा खा रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रेस रहता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाता। खा रहा है तो बस खाते ही जा रहा है। शराब पीना, लोग कई बार ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस के चक्कर में। उन्हें लगता है कि शराब पीने से थोड़ा सा मैं उन चीज़ों से रिलीफ फील करूँगा। और सामाजिक अलगाव, सामाजिक अलगाव का मतलब होता है कि आदमी ना समाज से अलग थलग रहना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि समाज को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे समाज की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील करने लगता है। और स्ट्रेस में जब आदमी होता है तो वो हमेशा अकेलापन ढूंढता है कि मैं अकेले में रहूं। ये प्रभाव हो जाते हैं शरीर पर, जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं ना, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रिपीट हुआ है। समय प्रबंधन के तरीकों की जांच कीजिए। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रो लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट जो है, ये इसके जो तरीके हैं उनका मतलब क्या है। समय प्रबंधन के तरीके मतलब टाइम को मैनेज करने के क्या तरीके हैं। इसी लाइन का क्या मतलब है, बस पहले तो ये देखना है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग तकनीकों, ठीक है, और रणनीतियाँ, अलग अलग तकनीकों और रणनीतियों का मूल्यांकन करना जो आपको अपने समय का एक बेहतर ढंग से उपयोग करने में मदद करती है। मतलब वो तकनीकें, वो रणनीतियाँ जिसका यूज़ करके आप अपने टाइम का बेहतर ढंग से उपयोग कर सको, उसके लिए ये मदद करती हैं। कि कौन मदद करता है? ये दोनों। ठीक है, इसमें कार्यों को प्रेफरेंस देना कि कौन सा काम पहले करना है, अपनी समय सीमा निर्धारित करना हो गया, और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका ध्यान भटकाती हैं उन चीज़ों को कम कर देना, जैसे गैजेट्स हो गए, गेम हो गए, वीडियो गेम हो गई, फ़ोन ज़्यादा देखना और रील्स देखना, ये सारी चीज़ें, इनको कम कर देना। और समय, आप अपना टाइम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उस पर नज़र रखना। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला है ये जो हम बात करें ना तरीके, अब तरीकों की बात कर लेते हैं, समय प्रबंधन के तरीके। सबसे पहला कि अपनी प्राथमिकता निर्धारित करना। प्राथमिकता निर्धारित करने का मतलब है कि वो कार्य या फिर कार्यों को इस तरह से कैटेगराइज करना है कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको सबसे पहले करना, और जो कम महत्वपूर्ण है उसको सबसे लास्ट में करना। तो प्राथमिकता निर्धारित करना कि कौन सा काम आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले करो, और जो तत्काल, एक तो महत्वपूर्ण होता है, एक होता है बिल्कुल ही इमरजेंसी वाला काम, है ना, तो वो सबसे पहले उन चीज़ों को निर्धारित करना कि इमरजेंसी वाला कौन सा है और महत्वपूर्ण कौन सा है और कम इम्पोर्टेंट कौन सा है। इस तरह से उनको कैटेगराइज कर देना। समय सीमा निर्धारित करना, हर काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, कि मान लीजिए आपने सोचा कि मेरा पेपर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का पेपर है मेरा कल, और मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो वो समय सीमा निर्धारित करना और उसका पालन करना। ये नहीं कि टालम टोल रहता है कि हाँ ठीक कर लूँगा, पेपर की तैयारी कर लूँगा, क्या है अभी तो रात बाकी है, कल का दिन भी बाकी है, दोपहर में ही पेपर है तो मैं कर लूँगा, ऐसे नहीं। ठीक है, जो टाइम बना दिया उसको फॉलो करो। उसको कार्यसूची बनाना। कार्यसूची का मतलब है कि आपने अपने सभी कार्यों को, जो भी कार्य उनको एक सूची में लिखें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर उनको प्राथमिकता के अकॉर्डिंग उन कामों को निपटाएं। विकर्षण को कम करना, ये वही है, वो चीज़ें या वो काम जैसे सोशल मीडिया हो गए, ईमेल और वीडियो गेम्स हो गए, रील्स हो गई, उन चीज़ों को कम देखना। समय का ट्रैक रखना। ट्रैक रखने का मतलब है कि ये देखने के लिए कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, तो अपने आपका खुद का जो समय है उसकी ट्रैकिंग करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ बिता रहे हो। सोशल मीडिया पे बिता रहे हो, दोस्तों के साथ बिता रहे हो, या कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर रहे हो, या कोई नई चीज़ सीख रहे हो, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, क्या कर रहे हो आप, उस चीज़ को ट्रैक करना। नियमित ब्रेक लेना।
ब्रेक लेने का मतलब है कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने से आपको फ्रेश फील होता है। जैसे कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप बोर हो जाओगे, तो वहाँ पर ब्रेक लेना बनता है, लेना चाहिए। इससे रहता है कि आप फ्रेश हो जाते हो और जो फोकस है वो आपका दोबारा से चीज़ों के लिए और भी सेंट्रलाइज बन जाता है, मतलब आपका फोकस अच्छा बन जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, टाइम मैनेजमेंट ऐप्स हो गई और अदर टूल्स हो गए जिनको यूज़ करना चाहिए, जैसे अलार्म हो गए, ठीक है। आजकल तो डिजिटल अलार्म्स होते हैं, डिजिटल कैलेंडर्स होते हैं, उन चीज़ों का यूज़ करना, तो उससे भी आप अपना जो मैनेजमेंट है उसको अच्छा बना सकते हो। स्वयं की परीक्षा, स्वयं की परीक्षा का मतलब ये है कि आप ये देखने के लिए कि आप ट्रैक पर चल रहे हो या, और जो भी तुम्हारी अचीवमेंट है या फेलियर है उनकी एक तरह से समीक्षा करते रहना, ठीक है। सुबह जल्दी उठना, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं। सुबह जल्दी उठने से आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है और आप ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाते हो। अब मान लो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तो टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, शोर भी कम होगा, वेदर भी अच्छा होगा, और उसके साथ साथ आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दे पाओगे और दूसरा जो सब्जेक्ट पढ़ पाओगे उसको अच्छे से उसकी तैयारी कर पाओगे अच्छे से। नकारात्मक विचारों से बचना, जितने भी नेगेटिव विचार होते हैं उनसे बचो और जो पॉजिटिव विचार हैं उनको अपने अंदर आने दो, ठीक है। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में लिखना कि समय प्रबंधन जो है ना वो एक कौशल होता है, एक आर्ट होता है जिसे सीखा जा सकता है और अच्छे से डेवलप भी किया जा सकता है अपने अंदर। अलग अलग तकनीकें होती हैं जिनका यूज़ करके आप अपने टाइम मैनेजमेंट को और अच्छे ढंग से सीख सकते हो और जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उनको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एक और देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जो वर्क फील्ड होता है ना उसके बारे में, कि कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण क्या है। कार्यशील मतलब जैसे ऑफिस हो गया, ठीक है। ऑफिस या जहाँ पर भी जो भी काम करते हो आप लोग, ऑफिस ही नहीं कहीं पर भी हो आप, तो वहाँ पर ध्यान भटकाने वाले मेन विकर्षण क्या है, किन किन चीज़ों से जो ऑफिस में जो काम है आपका, वो कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसे प्रभावित होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इंट्रो में क्या लिखेंगे हम, इंट्रोडक्शन में, कि कार्यस्थल पर प्रमुख विकर्षण, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, शोर आ गया, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, इसका यूज़, ज़्यादा यूज़, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ हो गया, ठीक है। पर्सनल बातें हो गई, ठीक है, पर्सनल बातें, ये वो व्यवधान होते हैं जो काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसमें बाधा डालते हैं, ठीक है। विकर्षण का मतलब होता है कि ध्यान भटकाना। तो ये एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कार्यस्थल, जो प्रमुख विकर्षण है, ये वो व्यवधान होते हैं जो काम पर ध्यान केंद्रित नहीं होने देते और जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसको कम करने में हमारी बाधा डाल देते हैं, ठीक है। मतलब हम अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो वो कौन सी चीज़ें जिनको हटाकर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपना फोकस, काम पर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तो ये चीज़ें हैं, अब इनको हम डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्यस्थल के जो प्रमुख विकर्षण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला लेंगे हम शोर के बारे में। शोर क्या होता है भाई, जो कार्यस्थल होता है, जो ऑफिस होता है, उसमें फ़ोन का शोर हो गया, जो आपस में जो बाकी के जो कलीग्स बात करते रहते हैं उनका शोर हो गया, और उससे होता क्या है कि ध्यान भटकने लगता है, ठीक है। ध्यान कैसे भटकता है कि मान लीजिए बार बार फ़ोन बज रहे हैं, अब ऑफिस होगा तो फ़ोन भी बजेंगे और आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो जिस पर आप पूरा फोकस आपका उसी काम में है, और अगर फ़ोन की रिंग बज रही है या कोई आ रहा है या कोई मिलने के लिए आ गया या फिर जो साइड में जो आपके सहकर्मी बैठे हुए, कलीग्स बैठे हुए, वो बातचीत कर रहे हैं अपने, तो उससे भी ना ध्यान भटकता है। सहकर्मियों से व्यवधान मतलब जो आपके जो ऑफिस में जो लोग हैं, जो कलीग हैं, उनके साथ बातचीत या फिर जो कई बार क्वेश्चन पूछने से भी ध्यान भटक जाता है। कि मान लीजिए आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, साइड में से आपका कोई कलीग आ गया, आपसे कुछ पूछने लग गया, तो एकदम से ध्यान भटक जाता है ना, क्योंकि जब हम कोई काम में बिल्कुल घुसे हुए रहते हैं ना, और उस टाइम कोई
कुछ भी पूछ ले या डिस्टर्ब कर दे तो एकदम से सारा वो फोकस ही टूट जाता है। तो जो हमारे कलीग्स हैं उनसे भी जो डिस्टर्बेंस होती है वो। थर्ड है सोशल मीडिया, ठीक है, और ईमेल्स। सोशल मीडिया और ईमेल क्या होता है कि सोशल मीडिया जो नोटिफिकेशन आते हैं कई बार, जो वो टंग से आती है ना, एक नोटिफिकेशन की जो बेल होती है, वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। और जो ईमेल आती है उसकी भी नोटिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि पहले मेरे साथ बहुत होता था, मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। फिर मैंने धीरे धीरे उन सबको म्यूट करना शुरू किया। जो इम्पोर्टेंट ऐप्स थी जो जिनकी नोटिफिकेशन मेरे को चाहिए, बस वही 4-5 रखती थी, बाकी सबको म्यूट कर दिया और डिसेबल कर दिया। तो उससे क्या है कि अब मैं बहुत खुश हूँ अब वो शोर नहीं होता। तो ये चीज़ें होती हैं जो व्यवधान पैदा करती हैं आपके फोकस में। फिर है मोबाइल। मोबाइल की तो क्या ही बात करें, सबको ही पता है आजकल तो मोबाइल फ़ोन आने से, नोटिफिकेशन आने से, मैसेज, कॉल्स, ये सब डिस्टर्ब करते हैं। फिर है तनाव। तनाव तो मेन रीज़न होता ही है। अगर मान लीजिए आप किसी कार्य से संबंधित तनाव है, वो भी आपको कहीं ना कहीं भटकाता ही रहेगा, वो आपको फोकस रहने ही नहीं देगा, किसी भी तरह की जो टेंशन होगी। फिर आपके जो कार्यस्थल का वातावरण है, अगर मान लीजिए जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हो, असुविधा आपको होती है, और कंफर्टेबल किसी भी तरह का हो सकता है, या तो आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं, या फिर आपकी किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, या कुछ ऐसे होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं, ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो इनसे बिना, या फिर जो ऑफिस है वहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सुविधा नहीं है, मान लीजिए एसी नहीं है, या पानी पीने का जो फैसिलिटी है वो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर भी ध्यान भटकाने का अच्छा खासा कारण बनता है। तकनीकी समस्याएं, कंप्यूटर हो गया या अदर जो गैजेट्स होते हैं उनमें ख़राबी आ गई। अब मान लीजिए आपको कोई काम करना है, अभी की अभी मान लीजिए आपको फैक्स करना है या फिर कुछ मेल करनी है, और कंप्यूटर नहीं चल रहा है या कुछ एरर आ गए, तो वहीं सारा मूड ख़राब हो जाता है। तो जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अगर उनमें एरर आ जाता है तो भी ध्यान भटक जाता है कि फिर वो फोकस आ नहीं पाता इतनी जल्दी से। पर्सनल टॉक हो गया, व्यक्तिगत बातचीत जो होती है। अब मान लीजिए जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ पर्सनल बातचीत में अगर आप शामिल हो गए से मोस्टली फीमेल्स का होता है, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना लड़कियों, बट होता है कि हमें मज़ा भी आता है ना, मतलब कभी कभी चुगलियाँ करने में। तो जब हम बहुत पर्सनल टॉक पे चले जाते हैं ना अपने कलीग के साथ, तो भी हम अपना फोकस भूल जाते हैं और हम किसी और ही चीज़ों में लग जाते हैं, तो उससे भी जो ध्यान है वो भटक जाता है, हम फोकस हमारा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसके बाद आप अपना निष्कर्ष ज़रूर लिखना, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, एक और देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 5th, तनाव के हानिकारक परिणाम हमारी शारीरिक प्रणाली पर देखे जा सकते हैं, चर्चा कीजिए। इसका मतलब ये है कि तनाव के जो हानिकारक परिणाम होते हैं उसका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारी जो शारीरिक प्रणाली है उस पर क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर प्रभाव बताने हैं, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपना इंट्रोडक्शन लिख देंगे यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि तनाव के हानिकारक जो प्रभाव होते हैं वो शरीर की कई प्रणालियों पर देखे जा सकते हैं। सिर्फ शारीरिक नहीं होते, वो फिज़िकल भी मेंटल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शारीरिक के बारे में। तो अलग अलग शरीर की जो प्रणालियाँ होती हैं उन पर तो इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। ये शारीरिक और मानसिक जो हमारी हेल्थ होती है ना, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, दोनों को प्रभावित करता है। जिससे अगर फिज़िकल में अगर हम बात करें तो जैसे हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो गई, डाइजेशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो गई, ठीक है। और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मसल्स में पेन रहना और नींद, ये हमारी फिज़िकल समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये ही परिणाम होते हैं तनाव के हमारी बॉडी पर, ठीक है। तो अब एक एक करके इन चीज़ों को हम बात कर लेते हैं। अब जैसे हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट जो है, जब जो हमारी सिस्टम है हमारा हार्ट का, हृदय प्रणाली बोलो, तनाव से जो होता है ना, जो हार्ट की हमारी गति होती है ना, वो जो एक तो उसकी गति, एक होता है बीपी, ये दोनों क्या होता है बढ़ जाते हैं,
तनाव से। हमेशा कभी भी देख लेना, आप एक घर में हो या आजू बाजू कोई भी हो, अगर किसी को स्ट्रेस होगा, तनाव होगा या टेंशन में होगा कोई इंसान, तो उसकी जो उसको हार्ट की बीमारी मिलेगी, उसको बीपी की बीमारी मिलेगी, ठीक है। और इससे होता क्या है, जो हार्ट की जो डिजीज़ होती हैं वो लग जाती है, जो हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर डाइजेशन, पाचन संबंधित तनाव से जो हमारा एक डाइजेशन जो होता है ना हमारा, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें होता क्या है, जैसे पेट दर्द रहना, पेट दर्द की दिक्कत रहना, लूज़ मोशन लग जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होना, मतलब थोड़ा खा रहे हो और आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप वोमिट कर रहे हो या आपको हैवी फील हो रहा है। तो पाचन तंत्र की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मांसपेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियाँ, तनाव से मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द, पीठ दर्द, ठीक है। हड्डियों में जो हमारे घुटने के दर्द होते हैं, ये सारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सब पेन करने लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ये बताना चाहूँगी कि अब हम लोग जैसे बात करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जब बताते हैं कि भाई हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, या जो यंग बच्चे हैं उनके भी सर में दर्द हो रहा है, या उनको आजकल बच्चे ज़्यादा वॉक भी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं गैजेट्स लेकर। तो वहाँ पर भी ये जो चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी, ये तुम देखना कहीं ना कहीं वो इंसान स्ट्रेस में होगा। स्ट्रेस का मतलब यही नहीं है कि वो बहुत बुरी तरह से मतलब सर पकड़ के बैठा है या उदास होकर बैठा है तभी आदमी स्ट्रेस में होगा। स्ट्रेस के भी लेवल होते हैं, छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक स्ट्रेस होते हैं। तो किसी को कम स्ट्रेस होगा तो उसके परिणाम बॉडी पर कम दिखेंगे, ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपके कॉन्टैक्ट में इस तरह के लोग हों तो उनसे बात करो, उनसे हेल्दी डिस्कशन करो, उनसे पूछो, उनकी केयर करो। ये चीज़ें होती हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर उसके बाद है नींद का, जैसे नींद नहीं आना, ठीक है, नींद गड़बड़ हो जाती है। तो खैर ये तो चीज़ें हो गई, हमारी हड्डियाँ हो गई, मांसपेशियाँ हो गई। नींद नहीं आती लोगों को, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो सारी रात जागते ही रहते हैं, वो सोते ही नहीं हैं। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा होता है जो सांस से संबंधित होती है, श्वसन प्रणाली जो हमारी होती है, उस पर भी जो फ़र्क पड़ता है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। सांस या तो बहुत उथल जाती है, जैसे सांस एकदम से बहुत जल्दी सांस लेने लगते हैं, सांस बंधती नहीं है, और हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है कई बार, ठीक है। स्किन की बात करें अगर हम, स्किन पर क्या प्रभाव पड़ता है स्ट्रेस से, जो जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे मुहासे हो गए, ठीक है, मुहासे हो जाते हैं, बच्चों को एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, पित्त वगैरह हो जाती है, ये सब टेंशन की दिक्कतें। बाल झड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है लोगों को। तो ये सारे जो स्किन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फिर जो प्रजनन होता है, ठीक है, प्रजनन संबंधित जो महिलाएं होती हैं उनमें जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड्स होते हैं, वो जो सर्कल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और पुरुष और महिला दोनों में ही ना कुछ जो सेक्सुअलिटी की जो डिज़ायर होती है वो कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगी, बट इफ़ेक्ट इसका, स्ट्रेस का इफ़ेक्ट होता है हमारी फिज़िकल जो हमारी शारीरिक प्रणाली है उस पर। इसके अलावा जैसे टेंशन में रहना, ठीक है, टेंशन तो खुद ही एक टेंशन है कि चिंता, तनाव, अवसाद, ये सारी मानसिक समस्याओं को बढ़ा देती है। नींद की गड़बड़ी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है, कम नींद आएगी या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है। मूड स्विंग्स स्टार्ट हो जाएंगे। मूड स्विंग आजकल एक बड़ा फेमस वर्ड हो रहा है ये। मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं कि चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कभी खुश, कभी सेकंड पल में गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, है ना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर ध्यान जो होता है, ध्यान भटकने लगता है। ध्यान जो केंद्रित करना और निर्णय लेने में कठिनाई होती है, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, क्योंकि टेंशन में आदमी होगा तो वो डिसीज़न कैसे ले पाएगा। वो कोई भी डिसीज़न लेने के लिए एक स्थिर माइंड का होना ज़रूरी होता है। सामाजिक अलगाव, ये मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुकी हूँ। वैसे तो सामाजिक अलगाव का मतलब है कि तनाव के कारण व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों से दूर हो जाता है, किसी फंक्शन में नहीं जाएगा, किसी त्यौहार पे लोगों से नहीं मिलेगा,
मतलब लोगों से दूर रहना स्टार्ट कर देता है वो। इसके बाद हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा इतना बड़ा नहीं करेंगे। तो तनाव से को मतलब प्रतिबंधित करने के व्यक्ति को जीवन शैली अपनानी चाहिए, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिससे एक जैसे नियमित व्यायाम हो गया, एक संतुलित आहार हो गया, पर्याप्त नींद लेना, टेंशन कम करने वाली जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं जैसे योग कर लिया, ध्यान हो गया, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज होते हैं हेल्थ सोर्सेज की, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो गई है तो फिर जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं स्ट्रेस या साइकाइट्रिस्ट जो भी होते हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए। ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। इसके लिए एक और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेना चाहूँगी यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन है, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए दक्षता दृष्टिकोण और समय प्रबंधन दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, जो हमारा ये 7वां क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले दो दक्षता और प्रभावशीलता, समय प्रबंधन। ठीक है, दक्षता प्रभावशीलता जो है ये टाइम मैनेजमेंट के ही अलग अलग पहलू होते हैं। दक्षता का मतलब होता है कम से कम समय और कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कार्य को पूरा करना। ठीक है, जबकि प्रभावशीलता का मतलब होता है समय प्रबंधन। तो इसमें दक्षता का मतलब होता है कम से कम समय में और कम से कम संसाधनों का यूज़ करके कार्य को पूरा कर देना, जबकि प्रभावशीलता का मतलब होता है सही कार्य करना और वांछित परिणाम, सही कार्य करना और वांछित जो परिणाम सोचे जा रहे हैं वो परिणाम लाना। ठीक है, परिणामों को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ तो दक्षता जो होती है, दक्षता चीज़ों को सही ढंग से करने पर, दक्षता मतलब होता है कि आप स्किल्ड, कि आप सही चीज़ों को सही ढंग से कर रहे हो, आपका फोकस वहीं रहता है। जबकि जो प्रभावशीलता प्रबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, समय प्रबंधन का प्रभावी समय, इसकी जो हम बात कर रहे हैं वो होता है सही काम करने पर ध्यान केंद्र होना। बस ये मेन चीज़ें होती हैं। अब इसको जो हम बात कर रहे हैं दक्षता दृष्टिकोण, ठीक है, अब इन दोनों का एग्जाम्पल डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है लक्ष्य। जो ये जो दक्षता दृष्टिकोण वाले होते हैं ना, चलो मैं इसको लिख, तो दक्षता दृष्टिकोण वाले के जो डिफरेंसेस अगर हम बात करें तो इसका पहले लिखेंगे हम लक्ष्य के बारे में। इनका जो लक्ष्य होगा वो कम से कम समय में और कम से कम चीज़ों का यूज़ करके कार्य को पूरा करना होता है। सेकंड होता है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है कार्यों को कुशलतापूर्वक करना और कम लागत में कैसे पूरा किया जाए वो चीज़ों का इनको ध्यान रखना पड़ता है। फिर एग्जाम्पल, उदाहरण, एक ही समय में एक से ज़्यादा काम करना, है ना, काम को जल्दी पूरा करना और जितनी भी अनावश्यक गतिविधियाँ होती है ना उनसे दूर रहना, उनको मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रभावी समय प्रबंधन। ठीक है, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण, इसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी पहला जो हम लेंगे लक्ष्य। इनके हम डिफरेंस की बात करें, लक्ष्य में क्या होता है कि निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को ये लोग सफलतापूर्वक प्राप्त करना होता है इनको। सेकंड है ध्यान। अगर हम ध्यान की बात करें, यहाँ पर भी ध्यान की बात करेंगे, तो ये सुनिश्चित करना होता है कि जो कार्य है, कोई भी कार्य है, वो सही ढंग से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया गया हो, उद्देश्यपूर्ण तरीके से और सही ढंग से किया गया हो। तीसरा है उदाहरण। उदाहरण में क्या होता है कि एक तो सही काम चुनना, फिर काम को, हर कार्य को प्राथमिकता देना और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हो गए। अब मेन अगर मैं थोड़ा सा इनमें और अंतर आपको बताऊं तो आप लिखेंगे कि दक्षता जो है वो समय और संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, जबकि प्रभावशीलता जो है वो परिणाम उन्मुख होती है, परिणाम दिखाना होता है उनका मेन मकसद। दक्षता कम समय में अधिक काम करने पर ध्यान होता है और प्रभावशीलता जो है वो सही काम करने पर होता है। अब कई बार ये होता है ना कि एक जो कुशल प्रबंधक जो होता है, एक कुशल समय प्रबंधक एक काम में कई ईमेल का जवाब दे देता है और हर कार्य को जल्द से जल्दी पूरा कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य को पूरा कर रहा हो, ये भी एक चीज़ है। फिर एक दूसरे के जो प्रभावी समय प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं वो उन कामों को प्राथमिकता देगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये
इंश्योर भी करेगा कि सही टाइम पर सही तरीके से वो काम जो है वो पूरे हो जाएं। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष में लिखेंगे कि दक्षता और प्रभावशीलता समय प्रबंधन के लिए। ठीक है, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए दक्षता दृष्टिकोण और समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट है। दक्षता का उपयोग करके आप अपने कामों को कुशलतापूर्वक कर सकते हो, जबकि टाइम मैनेजमेंट का उपयोग करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही काम कर रहे हो, वांछित परिणाम प्राप्त कर रहे हो। बस इतना ही। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है क्वेश्चन, तनाव प्रबंधन में बेहतर समय प्रबंधन की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। एक तो मैं बात बता दूं कि अभी जो हमने ये क्वेश्चन किया है ये यही क्वेश्चन है जो टाइम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, समय प्रबंधन की जो बात की है ये वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसमें और बता देती हूँ आपको। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी हम भूमिका लिख लेंगे। थोड़ी सी भूमिका में हम लिखेंगे कि बेहतर समय प्रबंधन जो होता है वो तनाव को मैनेज करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब अगर आपका टाइम को आप ठीक से मैनेज कर लेते हो तो आपका जो स्ट्रेस वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। इसका मतलब ये है। प्रभावी समय प्रबंधन जो होता है, कामों को प्राथमिकता देना, काम समय से पूरे करना और हर कार्य को कुशलतापूर्वक कंप्लीट कर देना, तनाव को कम करने और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब इसकी भूमिका देख लेते हैं, जो तनाव प्रबंधन में बेहतर समय प्रबंधन की भूमिका। चलो जी, इनकी भूमिका पर बात करेंगे अब, क्या भूमिका है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले हमारा है कार्य को प्राथमिकता देना। तनाव प्रबंधन में जो समय प्रबंधक है उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है वो काम को प्राथमिकता देना। समय प्रबंधक के माध्यम से आप कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हो, प्रायोरिटी पे रख सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो कि भाई जो वॉट एवर काम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे आपको जो एक एक्स्ट्रा जो तनाव होता है ना, फालतू की जो तनाव और टेंशन हो जाती है उससे आपको बच जाते हो आप। इसका कहने का मतलब ये है सीधा कि अगर आपके पास किसी काम को, आपके पास 4-5 काम है, उसमें से आप एक काम को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप सबसे ऊपर रखते हो, फिर कम इंपॉर्टेंट वाले को नीचे रखते हुए अगर आप काम करते हो तो आपको ये पता रहता है कि एक सीरीज़ बन जाती है, आपके पास काम की लिस्ट रहती है। तो आप जब सूचीबद्ध करोगे ना, काम को प्राथमिकता वाइज करोगे तो टेंशन कम रहेगी, फालतू ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और काम जो है वो भी ढंग से होंगे और टाइम से होंगे। समय सीमा निर्धारित करना। समय सीमा निर्धारित करने से आप हर काम को टाइम पर पूरा करने के लिए मोटिवेट होते हो। इससे आपको टाइम पर काम पूरा करने का दबाव भी फील नहीं होता है और स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। कि अगर आप समय पर काम पूरा कर देते हो तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा काम रह गया, मेरे बॉस डांटेंगे या जो भी आपके जो अपर जो ऑफिशियल होते हैं उनसे वो नाराज़ होंगे, तो ये सारी चिंता नहीं रहेगी। समय पर काम पूरा कर दोगे, टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कुशलतापूर्वक कार्य करना। समय प्रबंधक जो होता है, जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उन तकनीकों का यूज़ करना। आप हर काम को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित कर सकते हो और जो भी अनावश्यक यूजलेस जो हम देर हो जाती है हमारी कुछ काम को पूरा करने में, जो हमें पता भी नहीं चलता कि वो किस लिए वो काम हमारा लेट हो रहा है, उससे हम बच जाते हैं और इससे आपको समय पर काम पूरा करने में मदद मिलती है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि। प्रभावी समय प्रबंधन जो है ना वो उत्पादकता में वृद्धि करता है। ठीक है, जब आप अपने समय का, टाइम का जब एक बेहतर ढंग से उपयोग करते हैं ना, तो आप कम समय में भी ज़्यादा काम कर सकते हो और इससे आपको ज़्यादा अपने अंदर एक आत्मविश्वास भी महसूस होता है और अब अपनी बॉडी पर आपका पूरा नियंत्रण रहता है, आपके इमोशंस पर, आपकी बॉडी पर, आपके ब्रेन पर, हर चीज़ पर नियंत्रण रहता है, जो स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, फिर है कार्य जीवन संतुलन, वर्क और लाइफ, पर्सनल लाइफ, इनके बीच में बैलेंस बनाए रखने में हेल्प होती है। जब आप अपने काम का अच्छे से काम करते हो, जब प्रभावी ढंग से काम करते हो, तो आप अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच में क्या लाते हो, संतुलन ले आते हो, बनाए रख सकते हो। इससे आपको स्ट्रेस कम होगा तो आप अपने ऑफिस के काम को भी ठीक से कर पाओगे और आप अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम अपना
निष्कर्ष लिख देंगे। इसके अलावा भी आप कुछ और भी पॉइंट बना सकते हो, जैसे मानसिक शांति हो गया, आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं लिख देती हूँ, आत्मविश्वास में वृद्धि। ठीक है, एक पॉइंट ये भी बन जाएगा कि आत्मसम्मान में और आत्मविश्वास में वृद्धि भी करता है। जब आप अपने काम को अच्छे से करते हो ना और काम को सही टाइम पे पूरा कर देते हो तो आप अपने आप में एक आत्मविश्वास भी फील करते हो और आत्मसम्मान भी महसूस करते हो अपने लिए। इससे आपको स्ट्रेस कम महसूस होता है, लाइफ में अधिक जो पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है ना लाइफ के प्रति, वो आना शुरू हो जाता है। निष्कर्ष में लिख देना कि बेहतर समय प्रबंधन जो है वो तनाव प्रबंधन के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव उपकरण है। प्रभावी समय प्रबंधन तनाव को कम करने में, उत्पादकता बढ़ाने में, ठीक है, और कार्य जीवन संतुलन में को बनाए रखने में, संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। बस हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अच्छे कमेंट करना। टेक केयर, बाय बाय।